गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं देवाशीष परिडा और आज हम लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे काइंड्स ऑफ फोर्सेस, यस, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, ये टॉपिक को समझने से पहले हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के चलते क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, और ये वीडियो में अभी हम देखेंगे फोर्स को कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल किया जाता है और उसके बेसिस पर उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं या इसका काइंड्स डिसाइड करते हैं। यस, देखिए फोर्स ऐसे बहुत तरह का फोर्स होता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन की बात करें फोर्स की तो हम इसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। ओके, सो माइंड इट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन, आपको ऑलरेडी पता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। और सेकेंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स? ओके, सो पहले हम देखते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। यस, जो चीज के ऊपर फोर्स देने के लिए हमको फिजिकली टच करना पड़ेगा या उसका कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उस तरह का फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। यस सर नॉट? मान लीजिए ये मेरे हाथ में क्या है? व्हाइट बोर्ड मार्कर है। अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूं तो कुछ फोर्स देना पड़ेगा। यस और नॉट? क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज अपना बॉडी अपना पोजीशन को बनाए रखता है तब तक जब तक हम फोर्स नहीं देते। तो हम इसको उठा रहे हैं यहाँ से, जैसे ही इसको हम ऊपर उठा रहे हैं इसका मतलब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स क्या था कि मैंने उसको फिजिकली टच किया तभी जाके ये बॉडी क्या हुआ? उठा। सो यहाँ पे मुझे फिजिकल टच करना बहुत जरूरी होता है। यस यस, ओके। सो यहाँ पे कोई भी बॉडी को अगर आप फिजिकली टच करने के बाद फोर्स क्रिएट होता है, उस कंडीशन पर उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। समझ में आया? ओके। सेकेंड में नॉन कांटेक्ट फोर्स। बहुत सारे ऐसे चीज है जहां पे फोर्स तो होता है लेकिन वहां पे हमको टच करना भी नहीं पड़ता, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई बॉडी ऊपर से गिर रहा है, जैसे मान लीजिए पेड़ से आम गिर रहा है, क्या कोई उसको फोर्स दिया था नीचे की तरफ? नो, देयर इज नो फिजिकल टच बट देयर इज ए फोर्स। यस यस, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। सम अदर नॉन कांटेक्ट फोर्स आर सच एज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये जितने भी फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। यस, ओके। अभी हम देखेंगे ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये कहां कहां पर यूज किया जाता है। यस, ओके, ठीक है। पहला कंडीशन हम देखते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स का एप्लीकेशन कहां पर होता है। देखिए, कांटेक्ट फोर्स एक्ट होने के लिए दोनों बॉडी को कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे ही दोनों बॉडी कांटेक्ट में आते हैं वहां पे एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? 5 कंडीशंस पढ़ेंगे किसका, या 5 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसका? कांटेक्ट फोर्स का। यस, और ये 5 टाइप्स क्या क्या है मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कांटेक्ट फोर्स के नीचे। ओके,
पहला क्या पढ़ेंगे, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ओके, ये मेरा क्या था, कंटैक्ट फोर्स था, कंटैक्ट फोर्स। सो कंटैक्ट फोर्स के अंडर में हम देखेंगे एक में फ्रिक्शनल फोर्स, क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। दो में देखेंगे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इसको कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तीन में हम देखेंगे, ये चीज समझ में आ रहा है। तीसरा में हम देखेंगे टेंशनल फोर्स और टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स। फोर्थ में हम देखेंगे फोर्स इन ए स्प्रिंग, और इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, फोर्स इन ए स्प्रिंग, ओके, फोर्स इन ए स्प्रिंग, आप इसको लिखते रहिए। और इसको हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स। 5 में हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, और यहां पे हम देखेंगे फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन। यस, ओके, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, ये 5 कंडीशंस में देखेंगे कांटेक्ट फोर्स कैसे काम करता है। ओके, सो अभी हम क्या क्या पढ़े, ये 5 को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स का एप्लीकेशन पहले तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में होता है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और आप पूरा ध्यान दे के सुन लीजिए। ओके, थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट में हमारा है टेंशनल फोर्स और टेंशन फोर्स। ओके, फोर्थ पॉइंट में हमारा है यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स, और हाउ फोर्स स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फाइनल, फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन, अगर दो बॉडी को क्या करते हैं, हम टक्कर लगा देते हैं, या दोनों बॉडी किसी भी कारण से अगर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाते हैं, उस समय पर क्या फोर्स होता है। यस, ओके, अभी हम एक एक करके सारा चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है फ्रिक्शनल फोर्स। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बस आप देखते रहिए। ओके, पहले हम क्या सीखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। कोई कह सकता है मैं यहां पर खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, मैं क्यों नहीं गिर जाता। आप लोग चेयर में बैठ जाते हैं, अब क्यों फिसल नहीं जाते। यस और नॉट। अगर मैं साइकिल चलाता रहता हूं, साइकिल चलाते रहता हूं, जैसे ही मैं पेडल से फोर्स को रिलीज कर देता हूं, अपने पैर को रिलीज कर देता हूं, क्यों मैं रुक जाता हूं। यस, जब हम साइकिल चलाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, क्यों एयर हमको रोक देता है। ये सारा सवाल का जवाब इसी फ्रिक्शनल फोर्स के भीतर छुपा हुआ है। यस, यस। और एक चीज आप जान लीजिए, मुझे बताइए, जब कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आता है, क्या होता है, मोशन से रेस्ट में आता है, तो फोर्स किस दिशा में देना पड़ता है, ऑलवेज, यस सेमी, हाँ, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर बॉडी लेफ्ट टू राइट के तरफ जा रहा है तो फोर्स राइट टू लेफ्ट की तरफ देना पड़ेगा, अगर हम बॉडी को रेस्ट में लाना चाहे तो। यस, कोई कह सकता है ये मेरा जो मार्कर है, ये मेरे हाथ के ऊपर क्यों रखा गया है, क्यों वहां पर वो स्टेबल है, क्यों वहां से वो फिसल नहीं जाता। यस, देयर इज एन फ्रिक्शनल फोर्स।
ये फोर्स क्या करता है, जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तभी जाके क्रिएट होता है। यस, देखिए यहां पे क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा इनसाइड में चले जाऊं, देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी है। यस, ये एक बॉडी है। ये बॉडी क्या करता है, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रख लिया। ओके, इसके ऊपर मैंने क्या रख लिया, बॉक्स रख लिया। तो ये बॉडी उसको फिसलने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल्स, ये टेबल का मॉलिक्यूल्स एंड द ब्लॉक का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स तभी क्रिएट होता है जब दो बॉडी स्लाइड कंडीशन में आते हैं और रेस्ट में भी आते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, बॉडी मोशन के समय पर ही आएगा, नहीं। जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में आ जाए, चाहे वो रेस्ट कंडीशन हो चाहे या मोशन कंडीशन पर हो, ये सर नोट। ओके, मैं कोई इंक्लाइन प्लेन ले लिया। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है, देखिए ये मेरा हाथ ऐसा है, ये तो चलिए आप बोलेंगे कि सारी आपका क्या था, 90 डिग्री बना रहा था आपका बॉडी के साथ, तब ये क्या हुआ, रेस्ट में। अगर मैं इसको इंक्लाइन भी कर देता हूं, चलिए मैं इसको थोड़ा धीरे 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 इंक्लाइन, फिर भी ये नीचे की तरफ नहीं घिसक रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, अगर नीचे की तरफ नहीं घिस रहा है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स रोक रहा है। माइंड इट, मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए। अगर ये मेरे हाथ से फिसल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है उसको कोई ना कोई फोर्स रोक रहा है। अब मैं ज्यादा ज्यादा इसको करता गया, अब गिर गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स उसको रोक रहा था उसका जो वैल्यू था वो कम होते गया। जैसे मैं इंक्लिनेशन को बढ़ाते गया, जैसे जैसे हाथ को मैंने इंक्लाइन करते गया, तो ये फोर्स धीरे धीरे कम होते गया और फाइनली ये गिर गया। लेकिन जब तक ये नहीं गिर रहा था, इसको कोई ना कोई फोर्स उसको वहां पे रख रहा था। वो फोर्स क्या था? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा पैर ओके ओ और जो सरफेस है, ये दोनों के भीतर एक बॉन्ड पर फॉर्मेशन हो जाता है, एक फोर्स में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए मेरा पैर इतना जल्दी नहीं फिसलता है। समझ में आ रहा है? तो ये इसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Always mind it, force of friction always acts opposite to the direction of motion. Yes, क्यों? देखिए हम खड़े रहते हैं, खड़े रहने के बाद मेरा जो कांटेक्ट रहता है, देखिए और एक चीज यहां पे मैं आपको समझा दूं, जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ जाएगा। माइंड इट, मैं एक काम किया, मैंने दो चीज लिया 5-5 किलो का। ओके, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस का रफनेस एंड स्मूथनेस ऊपर के भी डिपेंड करता है। ओके, सो आप लोग को क्या समझ में आया ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीज समझ में आ गया? ओके, मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं। मान लीजिए ये मेरा बॉडी है। ओके, बॉडी का मोशन किस तरफ है, इस डायरेक्शन पर है। ओके, तो अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन पर है, मैं फोर्स इस डायरेक्शन पर दे रहा हूं, तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स किस दिशा पे होगा? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ना, इसका ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको सेंटर ले लूं, सेंटर से ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? आप क्या बोलेंगे? देखिए ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ये हो गया, ये वाला जो F था, ये F क्या था, नॉर्मल फोर्स जो मैं अप्लाई किया बॉडी के ऊपर, और ये F जो था, ये क्या था, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो नॉर्मल फोर्स के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पर। और आपको पता है जब टू लाइंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, द एंगल फॉर्म्ड इन बिटवीन इज 180। यस, तो आप कितना इजीली कह सकते हैं, हाँ उसके भीतर
कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल वो मेकिंग करेगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप साइकिल चला रहे हैं। ओके, आप साइकिल चला रहे हैं, यहां पर आप है, यह आपका साइकिल है और आप जा रहे हैं किस तरफ, मान लीजिए ए टू बी के तरफ आप जा रहे हैं, इस दिशा पे जा रहे हैं। और मुझे बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस दिशा पर एक्ट करेगा। यस यस, आप 100% सही बोले, बी टू ए तक करेगा। यस यस, आप 100% गलत हैं। क्यों गलत हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, बॉडी ए टू बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। जिस दिशा पर मेरा मोशन जा रहा है उसी दिशा पर ही मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है? आप बोल सकते हैं कि सर आप कुछ पहले तो बोले कि सर ये ऑपोजिट होना चाहिए, फिर तो आप बात को घुमा दे रहे हैं। नहीं, मैं बात को घुमा भी नहीं रहा हूं और मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट बट थिंग्स अगेन। क्या? मैं साइकिल तो चला रहा हूं, आप नोटिस कीजिए, अगर मैं साइकिल चला रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं, मेरा साइकिल का जो चक्का रहेगा इसका मोशन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो साइकिल का चक्का का मोशन का डायरेक्शन किस तरफ है? मैं तो आगे की तरफ जा रहा हूं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे क्रिएट किया जा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है रोड और साइकिल के चक्का के भीतर। मेरा मोशन से उसको कोई मतलब नहीं है। मैंने ये एग्जांपल आपको देने का कारण ये है कि हमेशा आप किसको देखेंगे, मोशन को नहीं देखेंगे। जहां पर आपका मोशन या कोई बॉडी का मोशन को नहीं देखेंगे, जहां पर मेरा कांटेक्ट हो रहा है उस जगह पर मोशन किस तरफ है। ये सब ना, मुझे देखना नहीं है कि ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, मैं देखूंगा मेरा ये रास्ता है, रास्ता के पास मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा मोशन का डायरेक्शन किस तरफ है। जहां पे मेरा कांटेक्ट हो रहा है, मेरा साइकिल का चक्का इस दिशा पे घूम रहा है, तो मेरा मोशन किस तरफ है, ये डायरेक्शन पे। ठीक बैकवर्ड है, जब बैकवर्ड होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। ये सब ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ हुआ, आगे की तरफ हुआ, और मेरा मोशन किस तरफ था, आगे की तरफ। दोनों कंडीशन पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड मोशन ऑफ द साइक्लिस्ट, ये दोनों बराबर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम नहीं करता। ये कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, जस्ट इमेजिन इट। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ ना, ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट। और इसका एक मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ भी आपको समझाया। यस, आई थिंक इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, इसके बाद मैं आता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किसमें आ जाऊंगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट में आता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा सेकेंड वाला पॉइंट। किस कंडीशन पर है, देखिए ये चीज को समझने से पहले एक चीज हमको यहां पे समझना होगा कि बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कब आता है। यस, और एक चीज मुझे बताइए, एक बॉडी रेस्ट में क्यों रहता है? जब बॉडी रेस्ट में रहता है टोटल फोर्स उसके ऊपर कितना होता है? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब लेकिन एक। ये सर नॉट, हम लोग को लगता है कि सर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन तो एक होता है, जवाब बहुत सारे होते हैं, लेकिन नहीं, जवाब यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं। यस, लेकिन सवाल तो एक है। लेकिन ये नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स के समय पर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स का एक सवाल। ओके, कैसे, हम इस चीज को अभी समझते हैं। ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
को समझने से पहले एक चीज हमको समझना पड़ेगा। कुछ देर पहले मैंने बताया एक बॉडी रेस्ट और बैलेंस्ड कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कब होता है। मैं इसको लिख भी देता हूं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, उसको समझ जाइएगा, तभी जाके नॉर्मल फोर्स आपको बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा समझने के लिए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरा एक बॉडी यहां पर है, ये अभी क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है और बैलेंस्ड कंडीशन पर है। मान लीजिए इसको मैंने किसके ऊपर रखा, एक टेबल के ऊपर रखा, यस और नॉट। इसका मतलब ये कौन से कंडीशन पर है, एक बैलेंस्ड कंडीशन पर है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। एक बॉडी बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कब आता है, यस ये तभी आता है जब नेट रिजल्टिंग फोर्स इज जीरो। देखिए हम लोग का कंसेप्ट क्या होता था, पहले से हम लोग कंसेप्ट ये लेके चलते थे कि नहीं, अगर कोई बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसका फोर्स अप्लाई करे तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यस और नॉट। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल मैं पहले से समझा देता हूं। यहां पर एक बॉडी है, मैं इस दिशा से क्या दिया, 5 न्यूटन का फोर्स दिया। मान लीजिए फोर्स कितना दिया मैंने, F = 5 न्यूटन। तो जैसे 5 न्यूटन फोर्स मैंने इसको दिया, बॉडी मूव करना शुरू करेगा। अगर बॉडी को हम कांस्टेंट और बैलेंस्ड कंडीशन पे रखना चाहते हैं तो मुझे ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे मुझे क्या देना पड़ेगा, F = -5 न्यूटन, यस और नॉट। सो अगर F -5 न्यूटन होगा और यहाँ पे +5 न्यूटन होगा, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे +5 प्लस -5 तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, तो ये कंडीशन पर हम कहते थे बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन पर है या रेस्ट कंडीशन पर है या इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये तीनों कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन आपको बोल सकता है। यस, सो बॉडी मेरा ये रहा, ये चीज तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, मैं आगे आपको बताता हूं। मैं कहा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स ऑपोजिट होना चाहिए। देखिए मैं एक बॉडी रखा, ये बॉडी के ऊपर मैंने चारों तरफ से फोर्स दे दिया। मान लीजिए इस तरफ से फोर्स दे दिया, इस तरफ से फोर्स दे दिया, इस तरफ से फोर्स दे दिया, और एक तो इस तरफ से फोर्स दे दिया, फिर और एक तो इस तरफ से फोर्स। मान लीजिए F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स, F4 फोर्स, F5 फोर्स, F6 फोर्स। मैंने 6 तरह का फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया, फिर भी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन पर है। उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं क्या, न क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम। देखिए सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सारा फोर्स क्या कर लेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा और बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन पर आ जाएगा। ओके, तो एक चीज आपको नॉर्मल समझने से पहले हम लोग समझ चुके हैं कि बॉडी को क्या बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम कंडीशन किस कंडीशन पर कहते हैं। ओके, जब क्या होता है उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है या दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तभी जाके बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। ये चीज समझ में आ गया। अभी आते हैं नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स बाय रिएक्शन फोर्स। ओके, देखते हैं। देखिए कोई मुझे बता सकता है कि अगर एक टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा, एक बॉक्स को रखा, तो बैलेंस्ड कंडीशन पर वो रहता है, या इट मींस वो रेस्ट कंडीशन है, ना ऊपर जा रहा है कि ना नीचे जा रहा है। यस, सो उस कंडीशन पर मुझे बताइए उसका फोर्स किस तरफ होगा। ओके, ये मेरा एक लाइन है, सॉरी टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा, एक बॉक्स रखा। यस, ये जो बॉक्स है इसका जो मास है, इसका जो मास है, मान लीजिए मैं वेट नहीं कह रहा हूं, मैं मास कह रहा हूं, इसका मास कितना होगा, मान लीजिए इसका मास 5 kg है। ओके, तो इसका वेट का डायरेक्शन किस तरफ होता है, हम लोग को पता है वेट ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। सो इसका वेट कितना होगा ना, वेट हो जाएगा इसका फोर्स, वेट किस तरफ होगा, वेट WEIGST
ओके, वेट डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगर वेट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो कितना फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है? यस, सो वेट क्या होता है? वेट होता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। W क्या होता है? m इंटू जी। दैट मीन्स इतना फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है और बॉडी का मास कितना है? 5 kg है, और 5 इंटू जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर 9.8 इंटू 5 49 कितना होगा? 49 का 49 न्यूटन। 49 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात, कितना फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है अभी? 49। यस, और ये 49 का फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर काम कर रहा है। यस यस, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसलिए बॉडी क्या है? बैलेंस कंडीशन पर है। देखिए, एक फोर्स तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उतना फोर्स अगर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा तो बॉडी क्या बैलेंस में आएगा? नहीं आएगा। यस, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा इमेजिन अभी करना पड़ेगा। तो एक फोर्स क्या होगा? ठीक इसी सेंटर से ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करते रहता है। ये फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स कहते हैं। ओके, इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, कुछ कुछ किताब उसको एफ एन से भी डिनोट करते हैं। वो डिपेंड करता है ऑथर के ऊपर, लेकिन जनरली यही दोनों सिंबल हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए। समझ में आया? तो ये क्या हुआ कि नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर काम किया। ये नॉर्मल फोर्स दे कौन रहा है? ये नॉर्मल फोर्स कौन दे रहा है? यहाँ पे जो है हमारा वुड ब्लॉक है या जो टेबल है, वही टेबल उसको क्या कर रहा है? पुश कर रहे ऊपर की तरफ, और यही नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस्ड कंडीशन पर आ रहा है। ओके, और एक एग्जांपल के तरफ मैं दे रहा हूं। ओके, मान लीजिए मैंने एक दलदल है यहाँ पे, ये क्या है? दलदल है। नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स को यहां से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा क्या है? दलदल है। मैंने क्या किया? एक पत्थर को, देखिए कोई रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम कोई बॉडी रख देते हैं तो वो इस सरफेस नीचे की तरफ दबता ही नहीं है, वो क्या करता है? वही से एक नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स इक्वल अमाउंट का दे देता है। लेकिन जब मैं दलदल का बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक पत्थर यहां पे डाला, ये कितना फोर्स था? ये फोर्स मान लो 50 न्यूटन का फोर्स ये दे रहा है। किस तरफ? नीचे की तरफ। ओके, जब नीचे की तरफ 59 फोर्स दे रहा है, मान लीजिए ये मेरा जो सरफेस लेयर है किसका? दलदल का, ये मान लो दे रहा है कितना? 10 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन। ओके, इतना फोर्स ये सारा लेयर दे रहे हैं। ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या करूंगा, ये पत्थर को नीचे की तरफ छोड़ दूंगा। अभी नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या होगा? ये 50 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ, और ये वाला लेयर उसको कितना फोर्स ऊपर की तरफ दे रहा है? 10 न्यूटन। क्या ये फोर्स इसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। सेकेंड लेयर कितना दे रहा है? 20 न्यूटन। थर्ड दे रहा है 30 न्यूटन। ये भी उनको रोक नहीं पाएंगे। यहां पर भी ये नहीं रुकेगा, ये नीचे की तरफ धंसते जाएगा, धंसते जाएगा, धंसते जाएगा। यस, तो वहां पर क्या होगा? जैसे ही यहां पर 40 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, ये बॉडी बैलेंस कंडीशन पर आ गया, जाके वहां पर रुक जाता है। समझ में आया? तो यहां से क्या होगा ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 50 न्यूटन उसको मिल जाएगा, तभी जाके फिर बॉडी किस में आ जाएगा? कांटेक्ट में आ जाएगा, सॉरी बैलेंस्ड कंडीशन पर और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाएगा। ये चीज समझ में आए? तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हाँ, और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं भूल गया था। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री टू द सरफेस। वो सरफेस के साथ कितना डिग्री फॉर्मेशन करता है? 90 डिग्री। ये सर नॉट कैसे? मैं ये वाला एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। देखिए, ये मेरा क्या है? सरफेस ऑफ द टेबल, जो इस तरफ से गया,
पैरेलल टू द अर्थ, ये सब नॉट। और मेरा नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन देता है, कभी कभी क्वेश्चन कहां पे देता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द नॉर्मल फोर्स, तो आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। देखिए मैं कुछ इंडियन ऑथर का किताब पढ़ रहा था, वहां पे मैं देखा लिखा था, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग opposite to the gravitational force, yes, always acting opposite to the gravitational force। क्या ये 100% सही है? नहीं, ये क्या होता है, कुछ कंडीशंस पर सही है, लेकिन ये 100% सही आंसर नहीं। और मैं इंडिया का मैक्सिमम ऑथर का देखा, यही चीज वो लिखे हुए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए यहाँ पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, ये कंडीशन पर मेरा इक्वल हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे कितना दे रहा है, 49 न्यूटन आ रहा है, इतना फोर्स मुझे नीचे की तरफ आ रहा है, और नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई इंक्लाइंड प्लेन लूं तो इंक्लाइंड प्लेन, अच्छा देखिए इंक्लाइंड प्लेन कैसे होता है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरा, मान लीजिए ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैं यहां पे एक बॉक्स को रखा, ओके, बॉक्स को मैंने इस तरह रखता हूं, ये मेरा एक बॉक्स उसके ऊपर रखा गया है, ओके। अगर यहां पे मैं देखूं इसका वेट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और सरफेस किस तरफ है, सरफेस का देखिए सरफेस इस डायरेक्शन पर है, तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर से देखूं सरफेस ये डायरेक्शन पर है, और नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स किस तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है उसी को वो 90 डिग्री करेगा, इसके साथ वो 90 डिग्री करेगा, नॉट वेट के साथ, सॉरी mg, ये क्या होगा, वेट के साथ नहीं करेगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है आपके लिए, तो बस इतना आप याद रखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑपोजिट होता है, लेकिन ये 100% सही आंसर नहीं है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। और एक बात भी वहां पे लिखा गया था, ये क्या होता है, इक्वल भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, या आपका जो वेट है, वेट के साथ नॉर्मल फोर्स इक्वल होते हैं, हर कंडीशन पर नहीं होते हैं, ये चीज भी एक बात रखिए, हर कंडीशन पर भी नहीं होते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या एग्जांपल्स है, चलिए ये मेरा क्या है, अच्छा देखिए मेरा कैमरा का लेंस कवर है, और ये क्या है, इसका अगर मैं इस तरफ रखूं तो इसका वेट किस तरफ दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये उसको नॉर्मल ऊपर की तरफ, अगर मैं साइड से रखूं तो नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स कहां पे, जहां पर कांटेक्ट होगा वहां पर होगा ना, तो कांटेक्ट तो साइड में हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा था, एक दूसरे को स्टेबल बना रहे थे, तो ये कंडीशन पर तो स्टेबल नहीं बना रहे, तो ये बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं। तो छोड़िए ये सब, उतना हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इतना समझते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है, सरफेस को हमेशा 90 डिग्री करके एक्ट करता है। ओके, सो नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स आपको समझ में आ गया, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन के बाद हम क्या देखेंगे, टेंशन फोर्स। क्या देखेंगे, टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स क्या होता है, ओके चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं। देखिए मैं एक काम करता हूं, एक रस्सी में एक वेट को अपनी छत के साथ झुला देता हूं, और उसको मैं फिगर करके कैसे दिखा सकता हूं, बस ऐसा ही दिखा सकता हूं। ये मेरा क्या है, एक कंस्ट्रक्ट ये है, यहाँ पे मैंने एक रस्सी लिया, रस्सी के साथ एक वेट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। चलिए ओके, बॉडी का मास मान लीजिए m है, बॉडी का मास क्या है, m है, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वेट mg, और बॉडी को जैसा ही मैंने झुला दिया ये बैलेंस्ड कंडीशन पर आ रहा है, यस और नॉट, ये किस कंडीशन पर है, बैलेंस्ड कंडीशन पर है और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। अगर बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ दे रहा है, उतना फोर्स कोई ऊपर की तरफ जरूर देता होगा, जिसके कारण ये बॉडी क्या कर रहा है, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। ये फोर्स कौन दे रहा है, यस ये रस्सी और ये स्ट्रिंग दे रहा है। ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमेशा क्या होता है, एक टेंशनल फोर्स क्रिएट होता है। अगर आगे पढ़ेंगे उसके ऊपर बहुत ज्यादा, अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए, ये क्या करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा
F जो -mg होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इसको अगर जब तक हम माइनस कंसीडर नहीं करेंगे तब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और जब तक नेट फोर्स जीरो ही नहीं हो रहा है तो बॉडी बैलेंस में कैसे आएगा। अगर बॉडी बैलेंस कंडीशन पर है तो उसका मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स को जीरो करने के लिए ये फोर्स को मुझे इमेजिन करना पड़ेगा ये माइनस में है, तभी जाके क्या होगा, -mg प्लस mg जीरो हो जाएगा, तभी जाके बॉडी क्या रहेगा, बैलेंस्ड कंडीशन पर रहेगा। ओके, ये तो यहाँ पे तो मैं पूरा डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको मतलब पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पर मैं अब जो लोकल्स में हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जो बाहर हैं वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स दे सकते हैं, अगर आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो करके डिटेल एक एक पार्ट को लेके 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन सकता है। तो यहाँ पे मैं 9 क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो और बेसिक लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं समझता हूँ ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो आपको क्या करना है, F इक्वल टू -mg इमेजिन करना है कि हाँ -mg फोर्स होगा, तभी जाके, पर एक दिशा पे देखा जाए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर भी है। कैसे, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी जाके बॉडी बैलेंस कंडीशन पर आता है। तो ये समझ में आ गया। ओके, स्ट्रिंग के भीतर क्या होता है, एक टेंशनल फोर्स होता है, और ये ऑलवेज किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब अगर वेट नीचे की तरफ हो तब, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्स इन ए स्प्रिंग। फोर्स इन ए स्प्रिंग, देखिए दो कंडीशंस में यहां पे आपको समझाने वाला हूं। एक स्प्रिंग के भीतर फोर्स कैसे एक्ट करता है और एक फोर्स उसके भीतर कैसे काम करता है। ओके, देखिए फोर्स के स्प्रिंग के भीतर कोई फोर्स जब रहता है उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स से भी जानते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब रिस्टोर ऑफ फोर्स, ऑलरेडी नाम ही बता देता है इसका काम क्या है। ओके, सो ये कहता है रिस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स हम लोग जनरल इसको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सो देखिए, एक मैं क्या करता हूं, दो कंडीशन लेता हूं। एक स्प्रिंग है, ये मेरा क्या है, एक स्प्रिंग। ओके, मान लीजिए ये स्प्रिंग यहां से यहां का लेंथ मेरा 15 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, अभी मैं दो कंडीशन इसको मैं समझाऊंगा। ये अपना नॉर्मल कंडीशन पर है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं दिया जा रहा है, वो अपना पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर है। ओके, ये समझ में आ गया। मैंने क्या किया, इसको एक जगह पर एक साइड, मतलब मान लीजिए ये एंड ए है और ये एंड बी है। ओके, मैंने इसको, ये दीवार है, यहां पर एक टेबल रखा गया है, इधर से मैंने इसको रख दिया। ओके, सो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, वही 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, और एक तो कंडीशन मैं ले लेता हूं, सेम कंडीशन को मैंने यहां पे इसको रखा है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, और ये इधर। ओके, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितना होगा, वही 15 सेंटीमीटर होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यस। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो है इसको मैंने कंप्रेस करता हूं, इसको पकड़ा, आगे की तरफ खींचा, किस तरफ, आगे की तरफ खींचा। जैसे ही मैं इसको खींचूंगा ये क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा आगे आ जाएगा। देखिए ये 15 सेंटीमीटर था और यहां तक आ गया, मान लीजिए यहां तक 20 सेंटीमीटर तक, तो इसका लेंथ में कितना इंक्रीज आया, 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज आया। ये समझ, दैट मींस बॉडी कितना दूर डिस्प्लेस किया, 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया है। जैसे ही मैं इसको यहां पे पूरा पकड़ के रखा, ये समझ, जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूं वो क्या करता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन पर आके रह जाएगा। क्या हम इसको जब छोड़ देते हैं क्या फोर्स वहीं पर रुक जाता है, नहीं, ये क्या करता है, पीछे की तरफ आ जाता है। ये सर नॉट, एक्चुअली जैसे मैंने इसको क्या किया, आगे की तरफ खींचा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया।
जैसे ही बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वन एंड में, उसमें काम होना शुरू हो जाता है। यस और नॉट? ये काम, और आपको पता है वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। यस और नॉट? मैंने बहुत बार ये चीज बोला है, वर्क इक्वल टू ENERGY, एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या होता है, इसी के भीतर स्टोर हो जाता है। किसके भीतर? ये स्प्रिंग के भीतर स्टोर हो जाता है। जैसे ही मैंने फोर्स को रिलीज कर दिया, यहां से छोड़ दिया, ये एनर्जी इसके भीतर स्टोर था, इसको अंदर की तरफ फिर खींच लाया। अंदर की तरफ क्या किया? फिर से खींच के ले आया। यस, तो ये जो फोर्स उसके अंदर में स्टोर होके रह गया, इसी को कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और सेकेंड कंडीशन पर देखिए, ये मेरा क्या था, यहां पे मैंने एलोंगेट किया और एक्सटेंड किया, इसको मैंने खींचा, और ये जगह पर मैं कंप्रेस करूंगा। क्या करूंगा? कंप्रेस कर दूंगा। मैंने एक एंड को पकड़ा और इसको अंदर की तरफ ढकेला। जैसे ही ढकेला, ये धीरे धीरे कम होते होते ये इसका एक्चुअल पोजीशन कहां पे आके यहीं पे रुक जाएगा, इतना तो मतलब यहां से यहां तक वो घट गया। बॉडी यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी में, बॉडी के भीतर क्या होता है? वर्क होता है। और जब वर्क होता है तो उसके अंदर में क्या होता है? ये वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और एनर्जी इसी के भीतर स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने यहां से फोर्स रिलीज किया, ये फिर से आ गया अपना ओरिजिनल लेंथ पर। तो ये फोर्स जो वर्क हुआ, ये जो फोर्स उसके अंदर में क्रिएट हुआ, ये फोर्स को क्या कहेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। समझ में आया? आई थिंक बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? मेरा टेंशनल फोर्स भी कंप्लीट हो गया, फोर्स इन स्प्रिंग और रेस्टोरिंग फोर्स भी कंप्लीट हो गया। ये सब ना अभी देखेंगे क्या होगा, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ये वाला पार्ट, लास्ट पार्ट को अभी हम समझेंगे। ओके ओके, ठीक है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप समझने की कोशिश करते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, नहीं समझने की, सिर्फ वीडियो देखने की कोशिश करते होंगे तो बोर लगता होगा। ओके, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बोलता हूँ अगर मेरे साथ आप रह जाइए, मैं देखता हूँ आपको फिजिक्स कैसे नहीं, आपको फिजिक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा। यस सर नॉट? हाँ, आप क्या करेंगे? अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ के बस फिजिक्स के साथ जुड़े रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इधर, इतना प्यारा लगता है फिजिक्स, सबसे क्यूटेस्ट पार्ट है लाइफ का फिजिक्स। अपने गर्लफ्रेंड से भी बहुत सुंदर है अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो। यस और नॉट? चलिए, सो ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ओके, मान लीजिए ये मेरा एक बॉडी है, ये मेरा एक दूसरा बॉडी है। ये बॉडी को मैंने ए लिया और ये बॉडी को मैंने बी लिया। यस, और कुछ देर बाद अगर ए, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसके साइज का, ये और ये कोलिजन कंडीशन पर आ गए। कौन से कंडीशन पर? कोलिजन, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती है। जब मैं एक दूसरे के साथ उनको मैं कांटेक्ट में डाल देता हूं तो बॉडी ए, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। ओके, बॉडी ए बी के ऊपर जो फोर्स दे रहा है, क्या दे रहा है? बॉडी ए बी के ऊपर जो फोर्स दे रहा है, इसको हम कहेंगे एफ ए बी। ओके, मतलब बॉडी ए गिव फोर्स टू बी, गिव्स फोर्स टू बी, एंड एफ बी ए, यहां पे बी गिव्स फोर्स टू ए। ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे। जब टकराएंगे, ए बी के ऊपर जितना फोर्स देगा, बी भी ए के ऊपर उतना ही फोर्स देगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पे देगा। समझ में आया? तो मैंने क्या कहा, जब कोई दो बॉडी टकराते हैं तो एक दूसरे को इक्वल अमाउंट का फोर्स देते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर देते हैं। समझ में आ रहा है? सो क्या होगा ना, ए बी के ऊपर कितना फोर्स दिया? एफ ए बी, और ये बी ए के ऊपर कितना फोर्स दिया? एफ बी ए। तो अगर हम एक इसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर मान लीजिए एफ ए बी को मैंने पॉजिटिव लिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ बी ए। अगर मैं बी ए को पॉजिटिव लिया, एफ बी ए, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ए
बी। समझ में आया? तो कोलिजन के समय पर एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स देते हैं। ओके, सो अभी तक हम क्या समझे? कांटेक्ट फोर्स समझ में आ गए। ओके, फिर हमारा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसके ऊपर मैंने ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने कोई चीज को ऊपर फेंक दिया, मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, आ गया, पकड़ लिया। अरे मैं क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन फिर भी पकड़ लिया, देखा, टैलेंट बहुत है मेरे पास। सो ये मेरा क्या ऊपर नीचे की तरफ, मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा हूं, जैसे ही छोड़ा ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे कोई ना कोई फोर्स उसको तो खींच ही रहा है ना। जब कोई फोर्स उसको खींच रहा है, ये फोर्स क्या पकड़, उसको तो छूना नहीं पड़ा। ये कंडीशन पर हम इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ये सर नॉट, और ये वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। ओके, इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स। आप देखें एक मैग्नेट क्या करता है, दूसरा मैग्नेट्स और कोई भी फेरस मटेरियल जैसे कि निकेल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारा चीज को अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट क्या करता है? दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। क्या एक दूसरा को अट्रैक्ट करने के लिए उसको छूना पड़ा? कोई फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। ये क्या करते हैं? अपने चारों तरफ में एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ये सर नॉट, थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बता देता हूं और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बता देता हूं कैसे काम करते हैं। देखिए ये दोनों क्या करते हैं, मान लीजिए एक चार्ज है। ओके, देखिए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है ना, तो ये बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है। ओके, ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए देखिए ये चार्ज है। ये चार्ज क्या करता है ना, अपने चारों तरफ में एक फील्ड क्रिएट कर देता है। मतलब ये अपना एक फोर्स यहां तक एक्सपीरियंस करता है, और इसी फील्ड के भीतर अगर और कोई एक दूसरा चार्ज क्या करता है, आ जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये अपने चारों तरफ में एक क्या कर देते हैं, एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। फील्ड मतलब मान लीजिए फोर्स, और ये फोर्स जैसे जैसे दूर होते जाता है, ये फोर्स धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, तो ये एक दूसरे के भीतर अट्रैक्ट हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन करेगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली हम लोग का मैग्नेटिक कंडीशन पर भी वही है। मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये सर नॉट, तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ में एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, और ये फील्ड के भीतर अब देखें, अगर दूर में कोई आयरन पीस रहेगा, मैग्नेट क्या उसको खींच पाता है? नहीं। अब जैसे जैसे उसके पास लेते रहेंगे, रियल लाइफ में भी आप देखेंगे वो धीरे 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 जैसे उसके पास लेते जाएंगे उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दूर रहेगा, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसका जो फील्ड है यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसका जो फोर्स है वो फोर्स वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसके लिए वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो मैग्नेटिक फोर्स भी फिर इस तरह ही काम करता है। दो पोल क्रिएट करते हैं और दो पोल के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है, लेकिन सेंटर में क्या होता है कि मैग्नेट का सेंटर में हमेशा जीरो फोर्स होता है। ये चीज को भी आप याद रखिए। तो ये तो हमारा टॉपिक से बाहर हो गया, तो उतना हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़े और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े। समझ में आया? आई थिंक ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगा होगा। ओके, तो मैं एक्चुअली चाहता था इस वीडियो को बहुत एडिट करके हर चीज़ आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया और बच्चे बोले कि सर हम लोग को बहुत ज़्यादा वीडियो चाहिए, और मैं ऑफलाइन क्लासेस में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास समय बिल्कुल ही नहीं होता है। तो मैं जैसे ही कैमरा में इसको शूटिंग कर रहा हूँ वैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ रेंडर करके थोड़ा बहुत छोड़ दूंगा, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ओके, सो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस होगा, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, हर चीज़ को आप मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और ये प्रैक्टिकल तो जनरली मैं अपना ऑफलाइन क्लासेस में भी शुरू कर दिया हूँ करवाना। अगर आप लोकल में हैं तो आके आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा प्रैक्टिकल का मजा भी ले सकते हैं, और फिजिक्स का रियल मजा आप ले सकते हैं। मैं ये कहूँगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तीनों सब्जेक्ट को जनरली तो मैं अप टू 10 तक मैं ही पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए
ये टॉपिक को भी पढ़ाते हुए मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी इसको देखने में उतना ही इंटरेस्ट आया होगा जितना मुझे इसको पढ़ाने में इंटरेस्ट आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।